हेलो एवरीवन, मैं त्रिशा। मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पे। आई होप आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है जो सीटेट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संज्ञान तथा संवेग, जो हर साल इससे क्वेश्चन आते ही हैं। और आज हम इसे क्विक रिवीजन द्वारा खत्म करेंगे क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है ताकि हम इसे पूरा पढ़ सकें। ठीक है, तो इसलिए हम इसे तुरंत क्विक रिवीजन द्वारा खत्म करेंगे और जो भी रिलेटेड क्वेश्चन है उनको भी हम देखते चलेंगे। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ वो नोटिफिकेशन आप तक जा सके। चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञान तथा संवेग। संज्ञान का अर्थ क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, ज्ञान जो हमें हमारी समझ पर डिपेंड करती है। ठीक है, शैक्षणिक प्रक्रिया में अधिगम का मुख्य केंद्र क्या होता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र होता है। और जो सूचना प्राप्ति से प्रारंभ होकर तथा मस्तिष्क तक चलती है, ये सूचना सुनने या देखने के रूप में हो सकती है। जो भी हम सुनते हैं, देखते हैं और जो भी हम अपने दिमाग का यूज़ करते हैं, अपने मस्तिष्क का यूज़ करते हैं, जब हमारे पास समझ है या ज्ञान है तभी तो हम उसका यूज़ कर रहे हैं। और शैक्षणिक क्षेत्रों में भी जो है इसका संज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो स्टार्ट ने क्या किया? स्टार्ट ने कहा है कि अनुसार संज्ञानात्मक संरचना ब्रह्म वातावरण में विचारपूर्व प्रभावपूर्ण ढंग से सुविधा के अनुसार कार्य करने की क्षमता है। और हिलगार्ड के अनुसार जब व्यक्ति जो है स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ व धारणा अर्जित करता है तो वह संज्ञान कहलाता है। तो हिलगार्ड ने कहा कि जो स्वयं अपने बारे में सोचता है या फिर अपने पर्यावरण के बारे में जो विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ और धारणा अर्जित करता है, इन चीज़ों को सीखता है, वो जो भी चीज़ है वो क्या है, उसके संज्ञान से रिलेटेड होती है। संज्ञान मुख्यतः जो है सो ज्ञान, समग्रता, अनुप्रयोग, विश्लेषण तथा मूल्यांकन पक्ष सम्मिलित होते हैं, जिसका वर्णन निम्नलिखित है। ज्ञान तो नॉलेज, जो भी हमें सूचना प्राप्त होती है, जो भी हमारा पहले का ज्ञान है, इसके द्वारा हमारा पूर्ण स्मरण, पूर्ण पहचान, जो भी चीज़ें हैं, हमें कोई चीज़ की पहचान कर पाते हैं, तो ये सब चीज़ें क्या चीज़ पर है? हमारे ज्ञान पर आधारित होती हैं। फिर हमारा है समग्रता, यानी टोटल सूचना तथा तब तक महत्वपूर्ण नहीं होती जब तक उसे हम समझा ना जा सके। ठीक है, तब तक वो सूचना जो है हमारे पास, अगर कोई चीज़ की सूचना आती है तो हमें जब तक उस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तब तक हम उसे समझ नहीं पाएंगे। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन, इसका अर्थ है कि सूचना उस समय तक महत्वपूर्ण हो जाती है, उस समय महत्वपूर्ण हो जाती है जब इसे कई परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। और इसमें प्रयोग करने पर हमारा जो मस्तिष्क है वो हमें हेल्प करता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्रियाओं को संप्रत्यय सिद्धांतों, सत्य सिद्धांत आदि के प्रयोग होते हैं। आजकल छात्र जो है क्या कर रहे हैं? आजकल छात्रों की अनुप्रयोग क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें स्मरीकरण का प्रयोग समस्या को हल करने के लिए किया जाता है, उत्तरों को जांचने और पूर्व ज्ञान का प्रयोग किया जाता है ताकि वो क्या करे, अर्थात वो छात्रों की वास्तविक जीवन में कुछ शाखा उसका भी प्रयोग कर सके। मतलब कहा जा रहा है कि अगर हमें कोई चीज़ सिखाना है तो उन्हें पहले उनके पूर्व ज्ञान से उसे कनेक्टेड करना होगा और तभी वो जो भी नई चीज़ें हैं उसको अच्छी तरह से सीख पाएंगे। फिर विश्लेषण, एनालिसिस करना, सृजनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान जो है वो विश्लेषण चिंतन से प्रारंभ होती है। कैसे से प्रारंभ होती है? तो विश्लेषण चिंतन से, एनालिसिस से। कोई भी समस्या का समाधान करने से पहले हम क्या करते हैं? उसका एनालिसिस करते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है संश्लेषण। इसका क्या मतलब होता है? इसके अंतर्गत सम प्रत्ययों, सिद्धांतों या समानीकरण के अवयव, दो भागों को एक साथ मिलाया जाता है जिससे यह पूर्ण रूप बन जाता है। मूल्यांकन, इवोल्यूशन क्यों जरूरी है? इवोल्यूशन इसलिए जरूरी है ताकि जो भी बच्चे ने जो भी सीखा है वो हमारे मूल्यांकन पर डिपेंड करता है। अगर हम मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि किसने कितना सीखा है और कौन बच्चे पीछे रह गए हैं और हमारे पाठ्यचर्या में या हमारी पढ़ाई में, शिक्षा में क्या चीज़ की कमी है, किस चीज़ की कमी के कारण बच्चे जो है उस चीज़ को सीख नहीं पा रहे हैं। तो मूल्यांकन जो है सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है? बालक में संज्ञानात्मक विकास। तो बालक में जो संज्ञानात्मक विकास है उसका तात्पर्य बच्चे के सीखने और सूचना एकत्रित करने के तरीके हैं। इसका अवधारणा में वृद्धि, प्रतिरक्षीकरण, भाषा चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। इसमें पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार हमारे विचार और तर्क अनुकूलन के भाग है। हमारा जो विचार है वो क्या है? तर्क अनुकूलन का एक भाग है। संज्ञानात्मक विकास का एक निश्चित अवस्था के क्रम होते हैं। क्या होते हैं? एक क्रम में चलता है। जो संज्ञानात्मक विकास जो होता है एक निश्चित अवस्था में और एक क्रम में चलता है। ठीक है, एक लाइन में चलता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास कितने हैं? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं हैं। ओके, जो फर्स्ट है हमारा संवेदी गतिक अवस्था, जो 2 से जन्म से लेकर 2 वर्ष तक चलता है। फिर पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो 2 से लेकर 7 वर्ष तक चलता है। प्रत्यक्ष सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक चलता है और औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था जो 11 वर्ष से ऊपर तक चलता है। अब है हमारा प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है 2 से लेकर 6 वर्ष तक चलता है। इसमें संज्ञानात्मक विकास कैसा होता है? तो इस अवस्था में जो है बच्चे क्या करते हैं? शब्द और प्रतीक, विभिन्न वस्तुओं, परिस्थितियों और घटनाओं को दर्शाने वाली प्रतिमाओं का प्रयोग करने में अधिक प्रवीण हो जाते हैं। यानी कि जो शब्द है, प्रतीक है और वस्तु है, इन सब चीज़ों
और घटनाओं के प्रति उनका क्या हो जाता है, वो अधिक प्रवीण हो जाते हैं, मतलब ये सब चीज़ों का वो यूज़ करने लग जाते हैं। स्कूल जाने तक बच्चे में शब्दावली अच्छी हो जाती है। वास्तव में विभिन्न संदर्भों में भाषा सीखने में अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं बच्चे। भाषा अभी जो 2 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा की जो सीखने की प्रवीणता है वो अधिक हो जाती है। और जो द्विभाषी बच्चे होते हैं या बहुभाषी बच्चे होते हैं, वो एक भाषी जो बच्चा होता है उसकी अपेक्षा में क्या होते हैं, उनमें जो द्विभाषी बच्चे हैं या बहुभाषी बच्चे हैं उनकी जो समझ है वो अधिक अच्छी होती है, वो अधिक समझ पाते हैं। ठीक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में स्थायी अवधारणा में वृद्धि होती है। जो स्थायी अवधारणाएं होती हैं उसमें क्या होता है, वृद्धि पाया जाता है। 3 वर्ष तक का बच्चा चित्रांकनी भरने मतलब कलर फिल करने लगता है, खिलौनों से खेलने या 15-20 मिनट तक टेलीविजन देखने की जिद कर सकता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो कितनी देर देखेगा, जो 3 साल का बच्चा है वो 15 या 20 मिनट तक टेलीविजन देखेगा। इसके विपरीत अगर वो 6 साल का बच्चा है कोई, तो वो क्या कर रहा है, किसी रोचक कार्य को करने के लिए अगर उसके मन लायक कोई काम दे दिया जाए तो वो 1 घंटा से अधिक उस कार्य को कर सकता है। जैसे अगर टेलीविजन ही ऑन कर दिया जाए, वो 1 घंटा तक बैठ के उस टेलीविजन पर कार्टून वगैरह देख सकता है। मतलब 6 साल के बच्चे को आप 1 घंटा तक बैठा के उसके मन लायक काम दे सकते हैं। बच्चे अपने अवधारणा में अधिक चयनात्मक यानी सेलेक्टिव हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप उनके प्रत्याक्षात्मक कौशल भी उन्नत हो जाती है। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, सेलेक्टिव हो जाते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये करना है, वो करना है। ऐसे इस टाइप के बच्चे हो जाते हैं, वो सेलेक्टिव हो जाते हैं 6 साल तक। फिर चिंतन और अधिक तर्कपूर्ण हो जाते हैं, वो सोचने लगते हैं, अपनी बातों को क्लियरली कह पाते हैं, तर्कपूर्ण हो जाते हैं। याद रखने की क्षमता और जानकारी की प्रक्रिया उन्नत हो जाती है। वातावरण में अंतर्क्रिया करने लगते हैं और सामाजिक व्यवहार का सही नियम सीखता है। और इसी टाइम में बच्चा जो है सामाजिक व्यवहार का नियम सीखने लगता है। कब से, 2 से 6 वर्ष तक की आयु तक में बच्चा, जो 6 वर्ष के बच्चे होते हैं, जो उनके विद्यालय जाने के लिए, अब वो विद्यालय जाने के लिए क्या है, अब वो बिल्कुल तैयार है। प्रारंभिक बाल्यावस्था जो 2 से 6 वर्ष तक का में बच्चा जो है पूर्व क्रियात्मक अवस्था द्वारा प्रगति करता है। जो पूर्व क्रियात्मक अवस्था है, उसके पहले की जो भी अवस्था है पूर्व क्रियात्मक अवस्था, उसके द्वारा क्या हो रहा है, उसकी प्रगति हो रही है। ठीक है। अब है हमारा पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था जो होती है उसकी 2 उप अवस्थाएं होती हैं। पहला प्रतीकात्मक जो 2 से 4 वर्ष तक चलता है, फिर अंतः प्रज्ञा विचार जो 4 से 7 वर्ष तक चलता है। ठीक है। तो प्रायः बच्चा जो है इसमें क्या करता है, प्रतीक और प्रतिमाओं का उपयोग कर अपनी दुनिया को प्रारंभ करता है। पहले बच्चा सबसे पहले क्या करता है, तो जो प्रतीक है, सिंबल है या प्रतिमा है, कोई भी चीज़ को देखकर उसको अपनी दुनिया का प्रारंभ करता है, स्टार्ट करता है। बालकों में सोच तथा स्वयं तक सीमित रहती है। बालकों में जो सोच है वो खुद तक ही सीमित रहती है, खुद अपने बारे में सिर्फ इस समय सोच रहे होते हैं। और प्रतीकात्मक क्रिया उप अवस्था में बच्चे वस्तुओं का मानसिक प्रतिबिंब बना लेते हैं। अब बच्चे इस अवस्था में क्या कर रहे हैं, इस अवस्था में बच्चे जो है सो कल्पना कर लेते हैं, मानसिक प्रतिबिंब अपने दिमाग के अंदर बना लेते हैं। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है, उसने एक कुत्ते की आकृति बनाई या उसने उसके साथ खेलने का नाटक किया। ठीक है। तो वो खेलने का जो नाटक कर रहा है, तो उस दौरान वो क्या कर रहा है, चाहे वो किसी व्यक्ति नहीं है वहाँ, वो यात्रा करने गया है, कहीं गया है, तो उसके बारे में, उस स्थान के बारे में बातें कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, उस चीज़ के बारे में कल्पना कर रहा है और एक कुत्ता का भी वो जो है कल्पना करके उसके साथ खेल रहा है। तो ये सब क्या बता रहा है, तो ये बता रहा है कि उसका जो है क्या हो रहा है, मानसिक प्रतिबिंब बना रहा है वो। तो बच्चा इस समय मानसिक प्रतिबिंब बनाकर या दृश्य बनाकर जीव भी बना सकता है अपनी कल्पना के आधार पर। तो कल्पना करके वो खेल रहा है, तो वो क्या कर सकता है, कल्पना कर सकता है। किस टाइम में, तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो होती है उस टाइम में बच्चे क्या कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। बच्चे अपनी वस्तुओं और मानसिक प्रतिबिंब का भी खेल में भूमिका निभाने के लिए उपयोग कर सकते हैं, ये बताया गया है यहाँ पर। इसके बाद है मध्य बाल अवस्था। तो मध्य बाल अवस्था क्या होती है, तो मध्य बाल अवस्था में बच्चे में उत्सुकता से भरे होते हैं। जो मध्य बाल अवस्था होती है उसमें बच्चे क्या होते हैं, उत्सुकता से भरे हुए होते हैं और बाहरी वस्तुओं को ढूंढने में उनकी रुचि होती है। ज्ञान में भी उनकी, और इस समय उनके ज्ञान में भी वृद्धि हुई होती है। तर्क चिंतन की भी स्थिति उसमें अतिरिक्त, फिर स्थिति में अतिरिक्त सहज बनता जाता है, फिर उसमें तर्क चिंतन आता जाता है, उसमें ज्ञान में वृद्धि होती है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। इन सारी चीज़ों में मध्य बाल अवस्था में वृद्धि देखी गई है। फिर बच्चे इस अवस्था में संवेदी क्रियाओं में व्यस्त हो जाते हैं। जैसे बच्चे जो है संगीत, कला, नृत्य रुचि इत्यादि में उनकी रुचियां भी विकसित हो जाती हैं इस अवस्था में। तो किस अवस्था में, मध्य बाल अवस्था में जो है बच्चे में संगीत, नृत्य और अभिवृत्ति और रुचि, इस सब टाइम में उनमें अभिवृत्ति और रुचियां देखी गई हैं। ठीक है। तो इस टाइम में इनका ये, इसमें भी संगीत और रुचि, जो अन्य एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी जो बच्चे हैं इंटरेस्टेड होने लगते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक में मध्य बाल अवस्था में इंद्रिय गोचर सक्रियात्मक अवस्था की विशेषता निम्नलिखित है। तार्किक नियमों को समझना, फिर तार्किक नियमों को समझना, स्थानिक तर्क में सुधार, तार्किक चिंतन, यथार्थ और इंद्रिय गोचर स्थितियों तक सीमित। मध्य बाल अवस्था में भाषा का विकास जो है, भाषा के कई तरीके से प्रगति की जा सकती है। नए शब्द को सिखाने से अधिक बच्चे जिन शब्दों को जानते हैं उनकी अधिक ब्रॉड परिभाषा सीख लेते हैं। वे शब्दों को मध्य संबंध स्थापित कर लेते हैं। समानीय स्थिति जो सिंबल होते हैं और उनकी विपरीतार्थ जो
मतलब साइनोनिम्स और एंटोनिम्स जैसे जो शब्द होते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, इन सब चीज़ों को जोड़ने, फिर शब्दों के अर्थ कैसे बदलते हैं, इन सारी चीज़ों को समझने लगते हैं। तो मध्य बाल अवस्था में जो बालक है वो क्या कर रहा है, वो जो है उसमें भाषा की प्रगति अच्छी होती है। फिर उसमें बच्चे जो है सो अधिक जो है प्रौढ़ भरी भाषा सीख लेते हैं, जो हार्ड वर्ड है इन सारी चीज़ों को भी सीखने लगते हैं। फिर इसमें जो है विपरीतार्थक शब्द सीखते हैं, समानार्थी शब्द सीखते हैं, फिर उपसर्ग प्रत्यय को जोड़ना भी सीख जाते हैं, अर्थ बदलना भी सीख जाते हैं। तो ये मध्य बाल अवस्था होती है। फिर हमारा क्या है, फिर हमारा है संज्ञानात्मक विकास के उपागम। तो संज्ञानात्मक विकास के जो निम्नलिखित चरण होते हैं, तो वो कौन कौन से हैं। अवधारण। अवधारण का क्या मतलब होता है, यहाँ मतलब कि संज्ञान का प्रयोग जब कोई बच्चा बालक करता है तो वह पहले सावधानीपूर्वक अपने चारों ओर देख लेता है कि चल क्या रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे बताया गया है कि अगर बच्चा जो है अपने दिमाग का यूज़ कैसे करता है, जब उसे अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा या अच्छे परिवार में या उसके वातावरण में, स्कूल में उसका अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, तो बच्चा का क्या होगा, संज्ञानात्मक विकास अच्छा होगा। स्मृति का मतलब है वातावरण परिवेश में सूचनाओं का मस्तिष्क में संग्रह, यानी कि जो भी चीज़ें हम देखते हैं वो हमें याद रह जाती है। तो कैसे याद रह जाती है, जो हमारी स्मृति है, हमारा स्मरण शक्ति है, हमारी मेमोरी पावर है, उससे हमारे दिमाग में वो चीज़ हमेशा के लिए रह जाती है। तो इसे हमारी स्मृति कहते हैं, यानी कि मेमोरी कहा जाता है। मेटा ज्ञान, अब इसे समझने वाला है, मेटा ज्ञान क्या होता है। तो मान लीजिए एक बच्चे को हमने फोटो दिखाया एक बिल्ली का, तो बच्चा को बताया कि अच्छा ये बिल्ली है। ठीक है, तो बच्चा क्या कर रहा है कि उसे बिल्ली पता चल गई कि अच्छा ये बिल्ली है। लेकिन अगर उसके सामने रियल में बिल्ली आ जाए, तो बच्चे ने तो सिर्फ किताब में देखा है कि बिल्ली है, लेकिन अगर उसके सामने रियल में बिल्ली आ जाती है तो वो उसे देखकर आप बताता है कि देखो बिल्ली आई। तो ये क्या कर रहा है, वो जो है अपना सूचनाओं और वर्गीकरण करके सही समय पर सही सूचना प्रस्तुत करने और प्रयोग करने की संज्ञान उसे मेटा संज्ञान कहते हैं। तो ये समय जो सही सूचना का यूज़ कर रहा है, तो उसे पता था कि ये बिल्ली है, तो बुक में उसने देखा था, लेकिन अभी उसके सामने जब उस चीज़ को प्रस्तुत किया गया तो वो क्या कर रहा है, अपने मेटा ज्ञान का यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मस्तिष्क मानचित्रण। मस्तिष्क का मानचित्रण क्या होता है, तो मन मानचित्र एक प्रतिक्रिया है जिसका द्वारा सूचनाओं का अपने संज्ञान में चित्रण करते हैं। मन मानचित्र के तहत हम अपने मन को क्रियाशील तथा अन्वेषण करते रहते हैं। अंत में इसे मन की क्रियाशीलता का अनुसंसाधन कहलाता है। ठीक है, फिर है हमारा संवेग। संवेग मतलब हमारे जो इमोशन होते हैं, अंग्रेजी भाषा में संवेग का मतलब क्या होता है, इमोशन, जो हिंदी में रूपांतरित करके इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है इमोवेयर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित होना। तो संवेग का अर्थ होता है उत्तेजित होना, जो लैटिन भाषा का इमोवेयर से लिया गया है। इसका प्रयोग संवेग जो है उसका यूज़ करते हैं व्यक्ति की उत्तेजित दशा को कहा जाता है। ठीक है, संवेग जो है शरीर को उत्तेजित करने वाली एक प्रक्रिया है। मनुष्य अपनी रोजाना की जिंदगी में दुख, सुख, भय, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या आदि अनुभव करता है। इन सारी चीज़ों का क्या कर रहा है, मनुष्य अनुभव कर रहा है। तो ऐसा जो व्यवहार उत्तेजना हो रही है उसकी, तो इसी अवस्था को हम क्या कहेंगे, संवेग कहा जाएगा। वुडवर्ड के अनुसार संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। फिर ड्रेवर के अनुसार संवेग प्राणी की एक जटिल दशा है जिसमें परिवर्तन, प्रबल भावना के कारण उत्तेजित दशा और एक नियमित प्रकार का व्यवहार करने की प्रवृत्ति निहित होती है। जे एंड्रॉस के अनुसार संवेग चेतना की अवस्था है जिसे राग्यात्मक तत्व की प्रधानता रहती है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को इस तरह से एकदम डायरेक्ट रूप से तो आपके सामने प्रस्तुत किया जा सकता है। तो प्लीज़ आप एक बार ना हो सके तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो सकता है एक टॉपिक ही आपको पूरी तरह से यहाँ से उठाकर सीधा का सीधा रख दे और पूछा जाता है कि ये किसके द्वारा बोला गया है, चाहे ये जो सेंटेंस है ये किसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो इसी तरह से है। जे एन रॉस के अनुसार संवेग क्या है, चेतना की अवस्था है। फिर जे सिल्डर्स के अनुसार किसी प्रकार के आवेश में आना, भड़काव तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था जो है वो संवेग कहलाती है। संवेग से संबंधित सिद्धांत, तो संवेग से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं। अब आता है संवेग से संबंधित सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है जेम्स लेजर के द्वारा। जेम्स लेंस का सिद्धांत प्रतिपादित विलियम्स जेम्स एवं कार्ल लेजर है। यह सिद्धांत स्वीकार करता है कि संवेग एक शारीरिक एवं यहाँ का तो संवेग जो है शारीरिक वो है, हमारा संबंध करता है, शारीरिक कारक संबंध करता है संवेग से। जो शारीरिक अनुक्रियाएं होती हैं जैसे हमारा रक्त दाब का बढ़ना, पसीना आना, चेहरे का सूखना, हृदय की धड़कन बढ़ना, फिर ये सब चीज़ें जो है, जो भी चीज़ हमारे आंतरिक या बाहरी शरीर में जो भी परिवर्तन देखा जाता है, आंतरिक जैसे धड़कनें बढ़ गई और बाहर में जैसे पसीना चलने लगा, ये जो भी चीज़ें हैं ये जो है
हमारे संवेग पर डिपेंड करती है, हमारे इमोशन पर डिपेंड करती है। तो यही बात जेम्स लेंस ने के सिद्धांत में बताया गया है। तो और ये जो है इसे हम साफ तौर पे समझ सकते हैं, जैसे घटना कोई है, फिर कार्य करने की उत्तेजना हुई, फिर व्याख्या हुई और इसके बाद हमारा संवेग आता है। ठीक, इसके बाद है कैन बॉर्ड का सिद्धांत। तो कैन बॉर्ड का सिद्धांत क्या है? यह सिद्धांत वाल्टर कैनन और फिलिप बॉर्ड द्वारा दिया गया, जो जेम्स लेंस के ऊपर दिया गया सिद्धांत है। जेम्स लेंस का सिद्धांत, जो उन्होंने बताया कि जो शरीर की उत्तेजना होती है, शरीर की जो क्रिया होती है, उसे ही हम संवेग कहते हैं। तो उसी के आधार पर इन्होंने अपना इसका अगेंस्ट किया। लेंस क्या, सॉरी, जेम्स लेजर का जो सिद्धांत है उसका अगेंस्ट में अपना सिद्धांत दिया कैनन बॉर्ड। ठीक है, तो कैनन बॉर्ड ने क्या कहा? तो कैनन बॉर्ड के अनुसार जो संवेग एवं शारीरिक अनुक्रिया का कारण प्रभाव से कोई संबंध नहीं रखता। उन्होंने कहा कि जो संवेग है और शारीरिक अनुक्रिया है उसका जो है हमारे किसी अनुक्रिया कारण प्रभाव से संबंध नहीं रखता है और किसी उत्तेजना और भावना की में भी अनुक्रिया करता है। ये जो है क्या कर रहा है? तो इन्होंने बताया कि जो है इससे शारीरिक क्रिया से जो संवेग है वो कोई जुड़ा हुआ नहीं है। तो इन्होंने अपना दिया कि किसी घटना फिर साथ कार्य करने की उत्तेजना और संवेग यह सिद्धांत तंत्रिका जीव विज्ञान के विषय में बताता है। तो ये किसके विषय में बता रहा है? ये तंत्रिका जीव विज्ञान के विषय में हमें बता रहा है। फिर स्केचर सिंगर का सिद्धांत। तो स्केचर सिंगर का क्या सिद्धांत है? तो उन्होंने बताया कि जो ये सिद्धांत, इस सिद्धांत को संवेग के द्विकारक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो इस सिद्धांत को हम संवेग का द्विकारक सिद्धांत के नाम से जानते हैं, जो 1950 में दिया गया था। और इसके समझने अनेक चरणों के समझाया गया कि एक कला जो कि संज्ञानात्मक होती है, स्टैनली स्केचर और जीरोम सिंगल के अनुसार संवेग तथा मनोदशाओं की विभिन्न चरणों को प्रभावित करती है। यह सिद्धांत उत्तेजात्मक घटना अवधारणा व्याख्या को प्रदर्शित करती है। ठीक है, जैसे किसी संवेग जो है वो बालकों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संवेग पुनः भाव और भावनात्मक व्यवहार को अभिव्यक्त करने में मदद करती है। नेक्स्ट हमारा है संवेग के प्रकार। तो संवेग के कुछ प्रकार बताए गए हैं। मैडुगल के अनुसार संवेग का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। मैडुगल ने संवेग के 14 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? तो ये 14 यानी कि 14 प्रकार बताए गए हैं। किसके द्वारा? तो मैकडूगल के द्वारा 14 प्रकार संवेग के, जो हमारी इमोशन है उसके 14 प्रकार बताए गए हैं। मूल प्रवृत्तियाँ हो सके तो आप इस पर एक बार प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है तो ये हमारे एग्जाम में इसमें से कोई भी एक चीज़ रख दिया जाए और उसके बारे में पूछा जाए कि इसे क्या कहा जाता है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा क्या है? तो पहले दिया गया है पलायन। तो पलायन हम कब करेंगे? भय, जब भय है तो हम क्या करेंगे? पलायन कर जाएंगे। युयुत्सा क्रोध। फिर निवृत्ति मतलब घृणा। संतान की कामना वात्सल्य। शरणार्थी करुणा। कामवृत्ति काम मुक्ता। जिज्ञासा आश्चर्य। दैन्य आत्महीनता। आत्मगौरव आत्माभिमान। सामूहिकता एकाकीपन। भोजन की खोज भूख, जब हमें भूख लगेगी तभी तो हम भोजन की खोज करेंगे। फिर संग्रहण अधिकार। रचना धार्मिकता। कृतिभाव हास्य आमोद। इसके बाद और है नहीं, तो ये हमारा 14 यानी कि 14 संवेग के प्रकार बताए गए हैं। तो आई थिंक कि इसमें से भी पिछले साल आपके क्वेश्चन बने थे, तो हो सके तो प्लीज़ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हो सके तो आप इसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है? संवेग की प्रकृति। तो संवेग जो हमारा इमोशन होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? तो संवेग हो सकता है अच्छे हो, बुरे अनुभवों के प्रति दृढ़ भावनाओं का अनुभव कराता है। तो ठीक है, तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे अनुभवों के प्रति दृढ़ भावनाओं का अनुभव करता है। संवेग का उदाहरण होता है खुश, शर्मिंदा, दुखी होना, उदास होना। संवेग हमारे प्रतिदिन के जीवन से प्रभावित रहता है, हमारा जो इमोशन है। संवेग की मुख्य विशेषताएं क्या है? तो इसमें जो है आंतरिक व बाहरी शारीरिक का बदलाव तथा संवेग की व्यापकता होती है। विभिन्न व्यक्तियों का भाव संवेग के प्रति अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। संवेग की एक निश्चित दिशा में क्रिया की प्रवृत्ति होती है। मानसिक दिशा में इस बदलाव तथा संवेग परिवर्तनशील प्रवृत्ति के होते हैं। संवेग में दुख, सुख, भय, प्रेम, ईर्ष्या, मतलब जो भी हमारे जो भी हमारे इमोशन है, जो भी हमारी भावना है, चाहे हम खुश हैं तो हमारी भावना अच्छी होगी, या फिर हम दुखी हैं तो उस टाइप की जो भी हमारी फीलिंग है, जो भी हमारी भावना है, वो क्या है? हमारा संवेग है। फिर संवेग के घटक क्या होते हैं? कारक, जो शारीरिक परिवर्तन। तो जब व्यक्ति का किसी संवेग का अनुभव करता है तो उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं। हृदय गति, उसकी रक्तचाप बढ़ जाती है, पुतली बड़ा हो जाता है, जान फिर जाना, सांस तेज हो जाना, मुंह सूख जाना, जो भी हो। मान लीजिए हमने किसी सांप को देखा तो क्या हो गया? तो हमें डर लगेगा, तो डर लगा, फिर रक्तचाप बढ़ा, हृदय गति बढ़ी, वो जो भी कुछ हो रहा है हमारे शरीर के अंदर, तो संवेग के ये सब घटक है। फिर व्यवहार में बदलाव। तो हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा ना, अगर हम मान लीजिए सांप देखते हैं तो हम चीख पड़ेंगे। फिर हमारी हाथ पैर जो भी भाव आएगा हमारा, मुस्कुराना, क्रोध करना, जो भी चीज़
चीज़ें हैं ये क्या कर रही हैं, ये हमारे शरीर का व्यवहार में जो भी हमारे बदलाव आ रही है। फिर संवेगात्मक भावना, तो ये क्या है, तो इसमें बताया गया कि जो संवेग भावना होती है वो सम्मिलित होती है व्यक्तिगत होती है, जो हमारे संवेग में वर्गीकृत कर सकता है, जैसे प्रसन्न होना, दुखी, क्रोध, घृणा आदि। ये जो भी पूर्व अनुभव है, संस्कृति है, उसके जुड़ा हुआ होता है। जो भी भावना होती है वो हमारे पूर्व अनुभव से जुड़ी हुई होती है। जैसे हम प्रसन्न हैं तो क्या हो रहा है, हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ है तो हम प्रसन्न हैं, दुखी हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा हुआ है तो हम दुखी हैं, क्रोध कर रहे हैं, ऐसे ही चीज़ें जो है वो हमारे मतलब पीछे की भावना से जुड़े हुए होते हैं। मान लीजिए जब कोई किसी व्यक्ति के हाथ में छड़ी देखते हैं तो हम क्या करते हैं, जब किसी व्यक्ति के हाथ में हम छड़ी देखते हैं तो हम भाग सकते हैं, यहाँ कोई आपको लड़ाई के लिए तैयार कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में हम छड़ी देख रहे हैं तो हम भाग जाते हैं या लड़ाई के लिए तैयार हो रहे होते हैं। यदि आप प्रसिद्ध गायक है तो पड़ोस में रहता है, यदि एक प्रसिद्ध गायक है जो आपके पड़ोस में रह रहा है तो उसे प्रिय गीत सुनने के लिए आप चले जाएंगे। तो ये जो भी हो रहा है ये संवेगात्मक भावनाएं हैं। फिर संवेगों का शिक्षा में महत्व, तो संवेग का जो है मतलब हमारे एजुकेशन पे क्या इसका इफेक्ट पड़ता है ये बताना है। तो शिक्षा में संवेग के महत्व को स्पष्ट करते हुए रॉस ने कहा है कि शिक्षा के आधुनिक मनोविज्ञान में संवेग का प्रमुख स्थान है। जो शिक्षण विधि में जो आज प्रगति हो रही है उसका कारण संभवतः किसी अन्य तत्व की अपेक्षा या अधिक संवेगों हमारे सभी कार्यों को गति प्रदान करने और शिक्षक को उन पर ध्यान देने की अति आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में संवेग का महत्व निम्न प्रकार से इस प्रकार से बताया गया है, जो शिक्षा के क्षेत्र में जो संवेग का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो शिक्षक हैं वो बालकों को संवेग को जागृत करते हैं और पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो बच्चे की रुचि कैसे होगी पाठ में, अगर उसका जो पूर्व ज्ञान है उसको हम उससे कनेक्टेड करें पढ़ाने से पहले, तो बच्चे में क्या आएगी, रुचि आएगी उसको पढ़ने के लिए। फिर शिक्षक को बालकों में उपयुक्त संवेगों का जागृत करके उनको महान कार्यों को करने की प्रेरणा देते हैं। फिर उनको जागृत करेंगे, इसके बाद हम उसको महान कार्य अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा देंगे। शिक्षक को बालक की मानसिक शक्तियों के मार्ग में प्रशस्त करके उन्हें अपने अध्ययन में अधिक क्रियाशील बनाने की प्रेरणा मिलती है। शिक्षा के संवेग में परिष्कृत समाज अनुकूलन, व्यवहार क्षमता, बालकों में संवेग, मतलब साफ तौर पे बताया जा रहा है कि बालकों का जो भी विकास है उनके, अगर हम उनके मतलब इमोशन से कनेक्टेड कर दें ये चीज़ें पाठ्य जा रहे हैं या पढ़ाने का हमारा अगर कोई टॉपिक है, अगर कोई चीज़ हमें पढ़ाना है तो बच्चे को हम क्या करेंगे, बच्चे को उसके पहले उसके प्रति इंटरेस्ट लाएंगे, तब बच्चा जो है कोई भी चीज़ को अच्छी तरह से सीख पाएगा। तो बस यही बताया गया है कि शिक्षक को बालकों को संवेग का विकास करके उनमें उत्तम विचारों, आदर्शों, गुण और रुचि का निर्माण करना चाहिए। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक जो है कंप्लीट होता है। अब हम इसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। चलिए, अभी तक आपने मेरे वीडियोस को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। संज्ञान में अनुप्रयोग करने का महत्व विशेष है क्योंकि यह आवश्यक है। इसलिए आवश्यक है तो बच्चे के पूर्व ज्ञान की जांच करने में, बच्चे के मूल्यांकन करने में, बच्चे में भय की दशा उपस्थित करने में, बच्चे में क्रोध की भावना जागृत करने में। तो ये जो संज्ञान का अनुप्रयोग का महत्व क्यों है, क्योंकि बच्चे के पूर्व ज्ञान की जांच करने में। तो संज्ञान का उपयोग हम कर रहे हैं कि पूर्व ज्ञान की जांच कर रहे हैं, बच्चे में कितना पहले से ज्ञान है। संज्ञान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अवयव सम्मिलित है, कौन सा अवयव जो है सो संज्ञान में सम्मिलित है। तो ये भाषा का है, चिंतन का है, स्मरण शक्ति का है, तर्क का है। तो ये सभी चीज़ों का है। किसी व्यक्ति ने स्वयं अपने बारे में तथा अपने पर्यावरण के बारे में विचार, ज्ञान, व्याख्या, समझ व धारणा अर्जित की है। संज्ञान के संदर्भ में यह कथन किसका है, तो यह कथन किसने दिया है, स्टार्टर्ड ने, वाइगोत्स्की ने, हिलगार्ड ने, कोहलर ने। तो यह हिलगार्ड का कथन है कि जो व्यक्ति है वो अपने बारे में, अपने पर्यावरण के बारे में ज्ञान, जो भी अपनी समझ है वो अर्जित खुद से करता है। तो ये क्या है, किसका है, हिलगार्ड का दिया गया है। नेक्स्ट है संज्ञान का अर्थ क्या होता है। तो संज्ञान का अर्थ होता है समझ जाना, विकास, मंद, तीव्र। तो ये होता है समझ जाना, समझ और ज्ञान। निम्न में से कौन एक संज्ञानात्मक विकास का उपागम नहीं है, ठीक है। अवधान, स्मृति, मस्तिष्क मानचित्र, समावेशी विकास। तो ये कौन सा है जो संज्ञानात्मक विकास का उपागम नहीं है, तो ये है समावेशी विकास। संवेग का एक प्रमुख तत्व नहीं है, तो यहाँ भी नेगेटिव पूछा जा रहा है। तत्व नहीं है, ज्ञान है, फिर अनुप्रयोग है, समस्या है, विश्लेषण है। तो ये अनुप्रयोग है, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ये ना सेकेंड नंबर। किसी बालक में संवेग आवश्यक है क्योंकि संवेग क्या करता है, बालकों की संवेदनात्मक अनुक्रिया है, बालकों की उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जा सकती है। फिर बालक द्वारा किसी विशेष दशा में दिया गया प्रत्युत्तर है, बालक में संगठित व्यवहार को प्रदर्शित करता है। तो संवेग क्या है, तो संवेग जो है बालक में उद्दीपक अवस्था है, जो उद्दीप्त अवस्था है जो किसी उद्दीपक के संदर्भ में अनुक्रिया द्वारा व्यक्त की जा सकती है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, संवेग जो इमोशन है वो व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है, स्किनर का है, पियाजे का है, वुडवर्ड का है, ड्रेवर का है। तो ये जो कथन है वुडवर्ड का है कि संवेग जो है सो व्यक्ति में क्या है, उत्तेजित दशा है।
किसी बालक के संवेदनात्मक अनुभव को विश्लेषण हेतु उपयुक्त तरीका है उसकी मुख मुद्रा, अंत निरीक्षण, फिर उद्दीपकों की प्रतिक्रिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बालकों का संवेदनात्मक अनुभव का विश्लेषण हम कैसे कर सकते हैं? तो उद्दीपकों की प्रतिक्रिया, जो स्टिमुलेशन होती है उसके प्रति जो प्रतिक्रिया करते हैं उसके द्वारा हम बालकों के संवेदनात्मक अनुभवों का विश्लेषण कर सकते हैं। निम्न में से क्या संवेग नहीं है? भय, क्रोध, पलायन, करुणा। तो जो संवेग नहीं है वो है हमारा पलायन, भाग जाना। वो संवेग थोड़ी ना है। संवेग हमारे मन का इमोशन है, ठीक है। जो हमारे इमोशंस होते हैं उन्हें ही संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग का शिक्षा में उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? तो महत्वपूर्ण नहीं है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बालकों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करना, तो रुचि तो पैदा करना है। बालकों में समाज के अनुकूलन व्यवहार करने की क्षमता पैदा करना, तो क्षमता भी पैदा करना है। बालकों को वो असभ्य बनाना, तो ये जो निगेटिव है, ये जो निगेटिव वर्ड है, अब असभ्य क्या है? निगेटिव वर्ड है। तो ये हमारा निगेटिव क्वेश्चन का निगेटिव आंसर ही होगा। बालकों की को शिष्ट बनाना, तो शिष्ट बनाना है हमारा, ये पॉजिटिव वर्ड है। तो जो ये है बालकों को क्या बनाना है? असभ्य बनाना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर 3 हो जाएगा। थर्ड नंबर, संवेग किसी बालक में पैदा कर सकता है, क्या पैदा कर सकता है? सफलता की भावना, प्रेरणा की भावना, रुचि की भावना, ये सभी। तो ये सभी चीज़ों को पैदा कर सकता है। किसी बालक में सबसे पहले भय तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं। निम्नलिखित में से यह कथन किसका है? जीन पियाजे का, वाटसन का, स्किनर का, कोहलर का। तो ये जो कथन है कि सबसे पहले बालकों में भय और प्रेम की भावना जो है आती है, विकसित होती है, ये कथन है वाटसन का। तो ऑप्शन नंबर 2 सेकेंड जो है वो सही हो जाएगा। फिर डैश, विकास का तात्पर्य बच्चों के डैश और डैश एकत्रित करने के तरीके से है। तो किस तरीके से है? शारीरिक फिर सीखने और सूचनाएं, या संज्ञानात्मक सीखने और सूचनाएं, संवेदनात्मक सीखने और सूचनाएं, या सामाजिक सीखने और सूचनाएं। तो जो सही उत्तर होगा ये ऑप्शन नंबर 2 होगा। संज्ञानात्मक सीखने और सूचनाएं जो है वो पहला जो है संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चे के सीखने और सूचनाएं एकत्रित करने के तरीके हैं, ठीक है। तो 12 वर्ष की आयु के एक सामान्य बच्चे में यह अधिकतम संभव है कि क्या संभव है? कि उसे समग्र मोटर समयों की दिक्कत होती है। जो 12 वर्ष का बच्चा होता है उसमें वयस्कों को खुश रखने के संबंध में चिंता का भाव होता है। वह यहाँ वहाँ अपनी रुचि परिसीमित करता है। वह अभिजात अनुमोदन के लिए इच्छुक होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जो 12 वर्ष का बच्चा है, एक सामान्य बच्चे में यह अधिकतम संभव है कि उसे समग्र मोटर समयों की दिक्कत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह सिद्धांत डैश की संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल की सहानुभूति क्रिया प्रणाली को आपत्तिकालियों के तैयार करती है। किसके नाम से के साथ जुड़ा हुआ है? ये जो लाइन है ये किसके नाम के साथ जुड़ा हुआ है? कैनन, पियाजे, स्किनर, लेज़ारस। तो ये जो है ये कैनन के द्वारा जुड़ा गया है कि संवेग तथा उससे जुड़ी हुई स्वतः चालित स्नायु मंडल की जो सहानुभूतियाँ हैं या क्रिया है वो प्राणी के आपातकालीनताओं के लिए तैयार करती है। किस बालक में सबसे पहले भय एवं प्रेम के संवेग विकसित होते हैं? किसी बालक में निम्न में से यह किसका कथन है? ये जो कथन है जीन पियाजे का है, वाटसन का है, स्किनर का है, कोहलर का है। ये वाटसन का है। संवेग अभिप्रेरकों का भावनात्मक पक्ष है। यह कथन बर्नी का है, गैरिट का है, वुडवर्ड का है, जर्सिल्ट का है। ये जो कथन है ये बर्नी का है कि संवेग अभिप्रेरकों और भावनात्मक पक्ष है। यह कथन किसका है? बर्नी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग प्रकृति का हृदय है। यह कथन है मैकडूगल का, बर्नी का, क्रो का, गेट्स का। तो ये जो है मैकडूगल का कथन है कि जो संवेग है वो प्रकृति का क्या है? हृदय है, हार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है, किसी बच्चे के विकास का निर्धारण करने में संवेग एक महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है। संवेग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तेजित दशा, तीव्र गति, क्रोध अवस्था, भावना। उत्तेजित दशा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन यह मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, केवल मानसिक विकास मानवीय विकी से है, या फिर भाषा विकास है? ये क्या है? तो ये जो है हमारा मानसिक विकास है। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चे में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो संज्ञानात्मक परिपक्वता का जो अभाव है वो कितने वर्ष के बच्चे में पाया जाता है? 4 वर्ष के बच्चे में, 8 वर्ष के बच्चे में, 6 वर्ष के बच्चे में, या 12 वर्ष के बच्चे में? तो उनके अनुसार जो है 6 वर्ष तक के बच्चे में जो है संज्ञानात्मक परिपक्वता का जो अभाव है वो पाया जाता है। बच्चे के विकास में संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, निर्माण और खोज का जो सिद्धांत है, ये जो टिक लगा दिख रहे हैं ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ हो सके तो इनको 1 से 2 बार आप रिवाइज कर लो, या फिर आप इसे नोट कर लो कहीं पर, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये आपके बहुतों बार आ चुके हैं एग्जाम में।
ठीक है। तो बच्चे के विकास से में संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? तो ये स्किनर ने दिया है, रॉबर्ट ने दिया है, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है, या वाइगोत्स्की के द्वारा? यही जीन पियाजे के द्वारा दिया गया है। शैशव अवस्था में बच्चे की क्रियाकलाप डैश होती है? मूल प्रवृत्तात्मक होती है, संरक्षित होती है, संज्ञानात्मक होती है, या संवेगात्मक होती है? ये मूल प्रवृत्तितात्मक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कौन सा स्थान है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो कौन सा स्थान है? खेल का मैदान, विद्यालय एवं कक्षा का पर्यावरण, फिर सभागार, या घर? तो कौन सा स्थान है? वह स्थान है विद्यालय और एवं कक्षा का पर्यावरण। मन का मानचित्र संबंधित है, मन का जो मानचित्र है वो किससे संबंधित है? बोध समझ बढ़ने की तरीके से, साहसिक कार्यों की क्रिया योजनाओं से, मन का चित्र बनाने से, या मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान से? तो ये किस चीज़ से संबंधित है? तो ये जो है ये 4th नंबर हो जाएगा इसका आंसर, मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, जो मन का मानचित्र का मतलब है मन की क्रियाशीलता का अनुसंधान। जब बच्चे की दादी उसे अपनी माँ की गोद में लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा डैश के कारण रोता है? बच्चा क्यों रो रहा है? वियोग दुश्चिंता से, सामाजिक दुश्चिंता से, संवेदनात्मक दुश्चिंता से, या अजनबी दुश्चिंता से? वो क्यों रो रहा है? क्योंकि वो संवेदनात्मक दुश्चिंता से, इमोशन से, अपनी माँ से कनेक्टेड है इमोशनली। निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया, ओह गॉड, कौन सी संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग में लाई जाती है? वर्णन करना, पहचान करना, अंतर करना और वर्गीकरण करना। तो अंतर करना। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि संज्ञानात्मक क्रिया दी गई सूचना के विश्लेषण के लिए प्रयोग कौन सा किया जाता है? तो ये है अंतर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा परीक्षा में A+ ग्रेड प्राप्त करने के लिए अति इच्छुक है। जब वह परीक्षा भवन में दाखिल होती है तथा परीक्षा प्रारंभ होती है तो वह अत्यधिक नर्वस हो जाती है, जिसके कारण उसके पांव ठंडे पड़ जाते हैं, उसके हृदय की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और वह उचित तरीके से उत्तर नहीं दे पाती। इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? सॉरी, तो उसका मुख्य कारण क्या होगा? तो उसका मुख्य कारण हो जाएगा उसका इमोशन। तो यही ऑप्शन में दिया गया है कि शायद वह आकास्मक संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती, शायद वह अपनी तैयारी के बारे में बहुत आत्मविश्वासी नहीं है, शायद वह इस परीक्षा के परिणाम के बारे में बहुत अधिक सोचती है। फिर निरीक्षक जो शिक्षिका जो ड्यूटी पर है वह उसकी कक्षा अध्यापिका हो सकती है, वह स्वभाव में बहुत कठोर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा 1st नंबर हो जाएगा, शायद वह आकास्मक संवेगात्मक आवेग का सामना नहीं कर सकती है। 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्ता, किशोरावस्थात्मक अकरपन, परिपक्वता। तो क्या विकसित कर रही है? वह स्वायत्ता विकसित कर रही है, खुद से करने की जो बात होती है वही बताया जा रहा है। बच्चे में सीखी गई निस्सहायता का कारण है क्या? कारण इसके व्यवहार को अर्जित कर लेने की वो सफल नहीं हो सकते। क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कि बच्चे में सीखी गई निस्सहायता का कारण क्या हो सकता है? इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। या फिर ऑप्शन क्या है? ऑप्शन हमारा है कि कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय, अपने अभिभावकों की अपेक्षा के साथ तालमेल न बना पाना, अध्ययन को गंभीरतापूर्वक न लेते हुए नैतिक निर्णय लेना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 1st ऑप्शन, नंबर 1st जो है वो व्यवहार को अर्जित कर लेने कि वे सफल नहीं हो सकती, ये जो है उसकी निस्सहायता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 32 नंबर है, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार से संबंध को स्पष्ट करता है? तो ये किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट कर रहा है कि संज्ञान भावना को, या तनाव विलोपन को, निष्पत्ति चिंता को, या संज्ञानात्मक प्रतियोगिता? तो जो भी है इसमें से 1st ऑप्शन सही हो जाएगा। जो संज्ञान भावना है उसको क्या कर रहा है? स्पष्ट कर रहा है। परिपक्व विद्यार्थी, जो परिपक्व विद्यार्थी है तो इसका ऑप्शन क्या दिया गया है? इस बात की विश्वास करते हैं कि उसे अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं है। फिर नेक्स्ट है, अपनी बुद्धिकता के साथ अपनी सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। 3rd है, अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं, कठिन परिस्थितियों में अध्ययन से विचलित नहीं होते। जो परिपक्व विद्यार्थी हैं वो अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। तो इसका फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेदनात्मक बुद्धि से संबंधित है?
तो कौन सा है? याद रख करना, गति प्रक्रमण, विचार करना या सहानुभूति देना। तो जो है सहानुभूति देना। संज्ञानात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जितना संभव हो उतना आवृत्ति के संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन कराना, उन गतियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों से सुदृढ़ बनाती है, या फिर एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, या संयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तित्व गतिविधियों पर अधिक ध्यान देना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, उन गतियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और निर्माण करने की क्षमता होती है, इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? ठीक है, तो वो संप्रेषक और व्याख्या करता है, सुगम करता है, निर्देशक की या तालमेल बैठाने वाले की। तो एक टीचर की क्या रोल होता है इसमें? एक निर्देशक का। सीखने वाले के संवेग से प्रभावित नहीं होता, या संवेग को छिन्न संबंध है, सीखने वाले के संवेग से स्वतंत्र होता है, या सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है। जो सीखना होता है सीखने वाले के संवेग से प्रभावित होता है। इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये पूरी तरह से कंप्लीट होता है। और अभी तक आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलिएगा। और थैंक यू, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिए। और मैं आपके जितने भी पेडागोजी के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी का क्विक रिवीजन करवा दूंगी, और उनके जो भी जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम कवर करवा देंगे। थैंक यू।